हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 16 दिसंबर और आज की करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं प्रोजेक्ट सनकैचर। देन हम देखेंगे इंडिया का जो पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल है इसके बारे में। देन हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रही डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSCA-20 के बारे में। इसके साथ ही हम देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। देन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे संचार मित्र स्कीम के बारे में और लास्ट में देखेंगे यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रोग्राम है इसके बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट सन कैचर इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रोजेक्ट सन कैचर जो है वो किस संगठन की पहल है। आपके ऑप्शंस हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा या फिर अमेजन। यहाँ पर आपसे प्रोजेक्ट सन कैचर के बारे में पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये इनिशिएटिव है गूगल का, आप देख सकते हो। Google's CEO announced Project Suncatcher, a long-term research plan to set up solar-powered data centers in space. So this project aims to build satellite constellations that can perform large-scale machine learning using Google's tensor processing units. So these space-based data centers avoid the environmental impact created by Earth-based data centers. And they also reduce risks from power outages, undersea cable failures, and natural disasters. So this project supports data sovereignty because outer space is not under national jurisdiction as per the Outer Space Treaty of 1967. सो आप ध्यान रखेंगे प्रोजेक्ट सन कैचर जो है ये संबंधित है गूगल से। गूगल की बात करें तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है विच फोकस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन टेक्नोलॉजी, ईमेल, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, क्वांटम कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स एक्सेट्रा. So it has been referred as the most powerful country in the world by BBC. और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट। वर्तमान समय में गूगल के जो चेयरमैन हैं वो हैं जॉन L. हेनेसी और CEO हैं सुंदर पिचाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल। सो यहाँ पर भारत के जो पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय कोची शिपयार्ड लिमिटेड एंड इज ओन्ड बाय द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड, the vessel uses proton exchange membrane fuel cell technology producing electricity through combustion of hydrogen. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कि भारत का जो पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल है उससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए।
सो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। So the vessel was indeed constructed by Kochi Shipyard Limited and owned by Inland Waterways Authority of India. But PEM fuel cells don't use combustion. They generate electricity through an electrochemical reaction between hydrogen and oxygen, ensuring zero emissions. सो ये अभी चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है इट्स फर्स्ट फुली इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड पैसेंजर वेसल इनटू द कॉमर्शियल सर्विस इन वाराणसी, मार्किंग अ ब्रेक थ्रू इन ग्रीन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। सो ये एक 24 मीटर हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड एसी कैंटेमेरिन क्राफ्टेड है फॉर जीरो इमिशन पैसेंजर मूवमेंट। हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, yielding ओनली वाटर एंड द हीट फॉर क्लीन इफिशिएंट पावर जनरेशन। सो आप ध्यान रखेंगे, भारत का जो पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड पैसेंजर वेसल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, वो किया गया है वाराणसी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The first indigenous diving support craft DSC-A20 is associated with which of the following? तो यहाँ पर पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट जो है DSC-A20, वो इन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी। यहां पर आप देख सकते हैं कि डाइविंग सपोर्ट वेसल की बात की जा रही है, सॉरी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट की बात की जा रही है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये संबंधित है इंडियन नेवी से। आप देख सकते हैं द DSC-A20 इज द फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट ऑफ द इंडियन नेवी, बीइंग कमीशन्ड एट कोची अंडर द सदर्न नेवल कमांड। सो आपने देखा कि ये फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है फॉर द इंडियन नेवी, जिसका नाम है DSC-A20। So this vessel is the lead ship in the series of 5 such crafts and was delivered by Titagarh Rail Systems Limited in September 2025। अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों रही, क्योंकि इसकी जो कमीशनिंग है वो शेड्यूल्ड है ऑन 16th ऑफ दिसंबर, यानी कि आज के दिन इन कोची। इससे पहले इंडियन नेवी ने कमीशन किया था फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल भी, जिसका नाम था INS निस्तार। आप ध्यान रखेंगे DSC-A20 जो है ये डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है। सो जो ये क्राफ्ट है इसके रोल की बात करें तो इस ये बिल्ड किया गया है फॉर अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डाइविंग एंड अंडर वाटर मिशंस, specifically in coastal waters, including inspection, salvage assistance, and general maintenance. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Asian Development Bank, consider the following statements. सो यहाँ पर एशियाई विकास बैंक से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मनीला, फिलीपींस। सेकंड,
India is a founding member of the ADB, which currently has more than 100 member countries. And third, China is the largest shareholder of ADB. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, आपको बताना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर केवल आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में। सेकंड स्टेटमेंट देखें तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर तो है, बट करेंटली इसमें 100 मेंबर कंट्रीज नहीं है, ये हैं 69 मेंबर्स। और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं एडीबी में वो है जापान और यूएसए। चाइना आता है सेकंड प्लेस पर, आप देख सकते हैं। So ADB's headquarters is in Manila, Philippines, and India is a founding member, but it has 69 members, not more than 100. And China is not the largest shareholder. Japan and USA are the largest shareholders, like 15.6% each, followed by China 6.4%. सो एडीबी के बारे में बात करें तो ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको एस्टैब्लिश किया गया ऑन 19th ऑफ दिसंबर 1966, and it is the principal international development finance institution for the Asia Pacific region. It envisions a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and Pacific while sustaining its efforts to eradicate extreme poverty in the region. आप ध्यान रखेंगे, एडीबी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का शेयर सबसे ज्यादा है। सेकंड प्लेस पर है चाइना और थर्ड प्लेस पर है इंडिया जिसका शेयर है 6.3%। देन फिफ्थ प्लेस पर है ऑस्ट्रेलिया विद 5.8% शेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Champions of the Earth award recently in the news is given by which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहा जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है, यह किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसे हम यूएनईपी के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये प्रदान किया जाता है यूएनईपी के द्वारा, आप देख सकते हैं। सो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो कि इस्टेब्लिश किया गया 2005 में इज द हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। So it recognizes outstanding leaders and initiatives in environmental conservation. So recently, Tamil Nadu's additional chief secretary Supriya Sahu received the 2025 award. इसलिए अभी हाल ही में ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड काफी चर्चा में रहा है। प्रतिवर्ष यूएनईपी ऑनर करता है इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को वर्किंग ऑन इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू एड्रेस द ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड ऑल्सो पोल्यूशन एंड वेस्ट। चार कैटेगरीज में ये दिए जाते हैं अवार्ड: पॉलिसी लीडरशिप, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, इंटरप्रेन्योरियल विजन एंड साइंस एंड
इनोवेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the संचार मित्र scheme, consider the following statements. So यहाँ पर संचार मित्र जो योजना है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, It is a youth-centric initiative by the Department of Telecommunications launched to empower engineering or technical students as digital ambassadors. And second, only students from central universities and IITs are eligible to participate as Sanchar Mitras. And third, it provides direct financial remuneration, service level employment, or permanent jobs to all participating students once training is completed. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है संचार मित्र योजना से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, जबकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं, द संचार मित्र स्कीम इज इंडीड एन initiative of Department of Telecommunication that engages youth as Sanchar, especially students from engineering and technology institution Mitras, to promote telecom awareness, digital literacy, and safe telecom uses. So its eligibility is broad across universities, colleges, not limited to central ones, IITs, and top performers receive structured rewards. So this scheme is described as a volunteer-based digital outreach initiative. Participating students are volunteers acting as ambassadors. So this scheme does not guarantee direct financial remuneration, service level employment, or permanent jobs for all participants upon completion. सो आप ध्यान रखेंगे, ये जो संचार मित्र योजना है ये एक यूथ सेंट्रिक इनिशिएटिव है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the cultural heritage conservation efforts in India, consider the following statements. सो यहाँ पर भारत में जो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण प्रयास हैं उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया ratified the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in 2005. And second, the inscription of an element like Deepavali on the ICH list automatically provides it with financial protection funds directly from the UNESCO headquarters. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है यूनेस्को की जो कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन एफर्ट्स है उससे संबंधित भारत को लेकर के कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं यहां पर जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि इंडिया ने इसको रेटिफाई किया 2005 में। सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि अभी हाल ही में दीपावली को रिकॉग्नाइज किया गया एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, but it does not automatically provide direct financial protection funds for the element from UNESCO headquarters. आप देख सकते हैं
So India is a state party to the Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage 2003, having ratified it in 2005. So this convention provides the framework for identifying and safeguarding traditional practices, expressions, knowledge, and skills like festivals, performing arts, and craftsmanship. So the inscription of an element on ICH list is primarily an act of recognition and international visibility. While UNESCO may offer assistance or access to specific global funds for safeguarding efforts, it does not automatically provide direct financial protection funds for the element from UNESCO headquarters. The primary responsibility for financing and safeguarding rests with the state party and the practicing communities. सो आपने देखा कि हाल ही में दीपावली को यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है उसमें शामिल किया गया है और वर्तमान समय में अब इंडिया के 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो उसको अडॉप्ट किया गया ऑन 17th of October 2003 ड्यूरिंग द यूनेस्कोज 32nd जनरल कॉन्फ्रेंस इन पेरिस और आपने देखा कि इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है 2005 में। 2025 में दीपावली को इसमें शामिल किया गया है। इससे पहले कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, गरबा जो कि गुजरात का डांस है, योगा, नवरोज, इन सारे एलिमेंट्स को इसमें शामिल किया गया है। आप ध्यान रखेंगे दीपावली को ऐड करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हो गए हैं 16। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।